अच्छा, अब एक चीज, चूंकि हम लोगों ने ये जान लिया कि भैया ब्लू इकोनॉमी क्या है, अब एक इस चार्ट को जरा समझ लीजिए। फटाफट मैं इस पे बोल देता हूं ताकि आप पूरी बात को समझ जाएं। अब देखिए, ब्लू इकोनॉमी 20 की मैं बात कर रहा हूं, ये तो समझ में आ गया कि क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी 20, तो ये आप जवाब दे ले जाएंगे कि ऐसी समुद्री गतिविधियां, जलीय क्षेत्रों की गतिविधियां, तटवर्ती क्षेत्रों की गतिविधियां जो पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं, उन सभी को ब्लू इकोनॉमी 20 के नाम से जाना जाता है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है और समुद्री क्षेत्रों को आर्थिक विस्तार का साधन बनाती है। करेक्ट, सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इकोनॉमी में जब तक नए नए सेक्टर का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे पास संसाधन नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज छोटा है, मतलब हमारी जरूरत के अनुसार साइज छोटा है। और साइज छोटा को बड़ा हम कैसे कर सकते हैं? कई नए सेक्टर को हमें उभारना होगा और जो सेक्टर हमारे विकसित हैं उनका और विकास करना होगा। तो नए सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं भाई अर्थव्यवस्था में? जैसे एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए, जैसे ये भारत है, जैसे ये भारत है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास रिसोर्सेज जो है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। पॉपुलेशन क्या है? हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है और रिसोर्सेस कम है। अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए, हमारी जनसंख्या जो है ये पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18% है। अगर ऐसे देखें तो लगभग 144 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या इस समय है, जो कि पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18% है। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। जैसे हमारे पास एरिया, जमीन कितनी है, लैंड कितनी, हमारे पास जमीन, ज्योग्राफी पढ़ा होगा आपने, 2.4%। हमारे पास जमीन केवल 2.4% है। यही कारण है कि आवास महंगा है, आवास की सुविधाएं महंगी है और स्टूडेंट सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग है। छोटे छोटे रूम के लिए, छोटी छोटी जगह के लिए 10,000 15,000 देता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास लोग ज्यादा हैं और आवास की सुविधाएं, हाउसिंग फैसिलिटीज कम है। तो एरिया कम है तो निश्चित रूप से, तो पहला एरिया कम है। दूसरा, अगर हमारे पास पीने के लिए पानी देखा जाए तो हमारे पास पानी भी केवल 4% है, आदमी 18%। इसीलिए पानी 20 रुपए लीटर बिक रहा, आगे चल करके और ज्यादा महंगा बिकेगा क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा हैं और रिसोर्सेज देखिए पानी इतना ही। अच्छा, मिनरल्स, अगर खनिज देखा जाए तो हमारे पास केवल 0.8% खनिज है। वी हैव ओनली 0.8% मिनरल रिसोर्स। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल सोना चांदी महंगा है। केवल सोना चांदी ही महंगा नहीं है, बल्कि हमारे पास बाकी मेटल भी अगर आप मार्केट में जाएं तो महंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब दरवाजा बनाने के लिए स्टील की दुकान पर जाएंगे, स्टील का दरवाजा जब बनवाने जाएंगे, या एल्युमिनियम का दरवाजा या खिड़की बनवाने जाएंगे, या कोई आपको ग्लास लगवाना होगा, मतलब लोहा भी महंगा है, जो है शीशा भी महंगा है, एल्युमिनियम भी महंगा है, तांबा भी महंगा है, कापर भी महंगा है, निकिल भी महंगा है, कैडमियम भी महंगा है, जिंक भी महंगा, ऑल बेस मेटल। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ही कम, हमारे पास केवल इतना है, आदमी इतना है। अर्थात इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास सारे रिसोर्सेज जनसंख्या के अनुसार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप रिसोर्सेस को बढ़ाएंगे कैसे, बताइए? रिसोर्स बढ़ाने का क्या उपाय है? रिसोर्स बढ़ाने का एक उपाय है कि आप अपनी जीडीपी को बढ़ाइए। तो जीडीपी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दो तरीके से। एक तो जो सेक्टर है उसको और बड़ा किया जाए और दूसरा नए नए सेक्टर को जोड़ा जाए, नए नए सेक्टर को खोजा जाए। तो ब्लू इकोनॉमी भी एक सेक्टर है, यह हमारी अर्थव्यवस्था के साइज को बड़ा करेगा, मल्टी डायमेंशनल बनाएगा हमारी इकोनॉमी को, और साथ में ऐसे रिसोर्स
के उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा, जिसको हमने अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, अर्थात जिसका हमने ज्यादा उपयोग नहीं किया है। और साथ ही साथ यह तटवर्ती क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों के विकास का साधन भी बनेगा। तो इस नाते हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। अच्छा, उद्देश्य, अब देखिए, उद्देश्य में हम यही लिखते हैं कि समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, टिकाऊ उपयोग, सतत उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि समुद्री संसाधनों का उपयोग भी हो जाए और समुद्री क्षेत्र पर कोई बुरा प्रभाव भी ना पड़े। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका योगदान क्या है, इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स, ऐसा कुछ भी शब्द आए तो मोटे तौर पर आप देखिए इसका क्या लाभ है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब समुद्री संसाधन की बात होती है तो बहुत सारे लोगों का ध्यान सीधे जाता है कि मछलियों के ऊपर, कि मछली संसाधन जो फिश रिसोर्स है। ऐसा नहीं है। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैरीन रिसोर्स में, मैरीन एक्टिविटीज में, समुद्री गतिविधियों में सबसे बड़ी गतिविधि किसको माना जाता है? सबसे बड़ी गतिविधि है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। हम अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उसका 80% समुद्रों के माध्यम से ही होता है वर्ल्ड वाइड। हमारा तो 95% है, भारत का तो 95% व्यापार समुद्रों के थ्रू होता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखेंगे तो 80% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो हमें ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध कराती है। लेकिन आप कहीं ओवर एक्सप्लॉइट ना कर दीजिए, कहीं आप ज्यादा उपयोग ना कर दीजिए। इसीलिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 है कि भाई हम समुद्री क्षेत्र का अति उपयोग नहीं करेंगे। हम एक ऐसा उपयोग, अति उपयोग का मतलब हम कोई उस पर बुरा इंपैक्ट नहीं डालेंगे, हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे, सीवेज के बहुत सारे चीजें वहां नहीं फैलाएंगे, हम समुद्रों में तेल रिसाव नहीं होने देंगे, हम समुद्रों के जो इकोसिस्टम है उनको प्रभावित नहीं करेंगे, उनको बचा करके अपनी गतिविधियों को परफॉर्म करेंगे। तो इसका महत्व क्या है? पहला महत्व है कि भाई परिवहन के हिसाब से इसका महत्व है। सबसे बड़ा महत्व तो ट्रांसपोर्ट के लिए ही है, ये सबसे बड़ा महत्व है, खुद संयुक्त राष्ट्र कहता है। अच्छा, दूसरा बड़ा महत्व इसका क्या है? दूसरा महत्व फिशरीज के लिए है, जिसको आप मत्स्य पालन या मछली की उपलब्धता, अर्थात फिशरीज के लिए, फिशरीज के लिए है, मत्स्य के लिए, कि यहां से मछलियां प्राप्त होती हैं। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग, 350 मिलियन, 350 मिलियन लोग, मतलब 35 करोड़ लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं, देखिए, ब्लू इकोनॉमी 2.0 का इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस तो पहला हम लोगों ने कहा कि भाई ट्रांसपोर्ट है, ये तो आप सहमत हैं, क्योंकि दुनिया का 80% ट्रांसपोर्ट समुद्रों से ही होता है। अच्छा, दूसरा हमने कहा कि फिशरीज है, ये दूसरा बड़ा महत्व है कि मत्स्य पालन है, समुद्रों में मछली संसाधन की उपलब्धता है। 35 करोड़ लोग दुनिया में इस गतिविधि से जुड़े हुए हैं, जिसमें 1.4 करोड़ हमारे देश के लोग, इतने भारतीय लोग हैं, मतलब इतने मछुआरे हमारे भी हैं, इतने मछुआरे हमारे हैं जो मछली पकड़ते हैं। और यहां पे हमारा 95% ट्रांसपोर्ट, भारत का 95% ट्रांसपोर्ट यहां से होता है। तो दूसरा बड़ा सिग्निफिकेंस है कि हमारे पास समुद्री संसाधन में खाद्य संसाधन है, मछली, वो प्राप्त होता है। अच्छा, तीसरा टूरिज्म है।
पर्यटन है। आप सोच रहे होंगे कि पर्यटन तीसरे नंबर पे, हाँ पर्यटन तीसरे नंबर पे है। तमाम बीचों पे, तटों पर, तटीय क्षेत्रों में देखिए इसमें कई प्रकार का जो है टूरिज्म है। इको टूरिज्म भी है कि बहुत लोग देखने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म भी है तमाम तटवर्ती क्षेत्रों में। नेचुरोपैथी से लेकर के बहुत सारी चीजें वहां पे करवाई जाती हैं। इसके अलावा जियोग्राफिकल टूरिज्म भी है, जियोग्राफिकल टूरिज्म भी है, ये भी है। इसके अलावा कई प्रकार के आप देखेंगे वहां पर साधन बनाए गए हैं, जैसे बीच बनाए गए हैं, बीचों पे सनबाथ से लेकर के बहुत सारी। तो ये सब भी इसीलिए तीसरे नंबर पर इसका इंपॉर्टेंस है। चौथे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पर है कि मिनरल्स हैं बहुत ज्यादा, मिनरल रिसोर्स है, समुद्रों में खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, खनिज संसाधन केवल ऐसा नहीं कि मेटेलिक मिनरल्स या नॉन मेटेलिक मिनरल ही, बहुत सारे न्यू रिसोर्सेज हैं। जैसे देखिए अगर इसमें आप देखिए तो पॉलीमेटेलिक नूडल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीमेटेलिक नूडल्स। ये तो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अलग से क्लास होगी समुद्र पे तो उसमें बात करेंगे। अब पॉलीमेटेलिक नूडल्स में तांबा भी है, निकिल भी है, कैडमियम भी है, आयरन भी है, बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। तो एक तो बहुत सारे संसाधन यहां पर है। दूसरा पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है। दूसरे पेज पे मैं लिख रहा हूं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके अलावा सेल गैस भी है, समुद्री क्षेत्र में सेल गैस भी है। समुद्री क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट है, गैस हाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में। ये जो सेल गैस है ये मीथेन ही होता है, ये भी मीथेन ही होता है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में कई जगहों पर कोयला भी है, कई जगहों पर कोयला का भी संसाधन है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए शैवाल है, प्रवाल है, बहुत तरीके के शैवाल की खेती होती है, तमाम मेडिसिनल शैवाल पाए जाते हैं। प्रवाल भी बहुत तरीके के प्रवाल ऐसे हैं, कोरल्स है, कोरल्स का तो बहुत उपयोग है। ये बायोडाइवर्सिटी के एक तरीके से देखा जाए सेंटर है, कैपिटल है। और साथ ही साथ इनसे बहुत तरीके की मेडिसिन बनती है, सजावट में इनका उपयोग है, बहुत सारे उद्योगों में उपयोग है। तो कोरल्स भी हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो समुद्री क्षेत्र हमें हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस का भी है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल, ये अलग अलग पॉइंट कर देते हैं, ये 5 नंबर पॉइंट्स हो गया। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी, सामरिक महत्व का है, रक्षा और सुरक्षा के महत्व का भी है, रक्षा एवं सुरक्षा की महत्व का भी है। ये चीन से हमें कम्बैट करने की क्षमता देता है, हमारी पोजीशनिंग को मजबूत करता है। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि हमारे पास 200 नॉटिकल माइल की समुद्री जगह है। 200 नॉटिकल माइल का मतलब लगभग 370 किलोमीटर, टोटल मिलाएंगे तो लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्र पर है वो 32 लाख के आसपास है। उसमें से 22 लाख और जोड़ लीजिए, वो 200 नॉटिकल माइल के माध्यम से मिलता है। तो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर छठे नंबर पर देखा जाए तो बहुत सारे न्यू रिसोर्सेज है, न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, न्यू एनर्जी रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नए ऊर्जा संसाधन, जैसे वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जिसको ज्वारीय ऊर्जा, ओटक एनर्जी, समुद्री तापीय ऊर्जा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटक एनर्जी है। साथ में समुद्री क्षेत्र में हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, तो विंड एनर्जी भी है यहां पे। इसके अलावा आजकल हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम यहां से हाइड्रोजन एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं, पानी को की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं पानी के ही संसाधनों से। अर्थात हम हाइड्रोजन भी लिख देते हैं, अभी पता नहीं आप पूरा समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब चर्चा करेंगे आप
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप इसको समझ जाएंगे। अर्थात हाइड्रोजन एनर्जी का भी साधन यहाँ पे है। इसके अलावा हम बहुत सारे कार्बन को समुद्रों में सोख सकते हैं, अर्थात कार्बन सिंक की क्षमता देता है, कार्बन को सोखने की क्षमता भी देता है। ब्लू कार्बन इसको कहा जाता है। कार्बन को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता भी, अर्थात ये हमारे लिए ब्लू हाइड्रोजन नहीं, ब्लू कार्बन की संभावना को उत्पन्न करता है। कई सारे न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, शोध अनुसंधान को के लिए महत्व रखता है। बहुत तरीके का शोध, बहुत तरीके के अनुसंधान को भी इसके माध्यम से बढ़ावा मिलता है। इससे स्पेस टेक्नोलॉजी सहित बहुत सारी टेक्नोलॉजी की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अर्थात ये सब इसका सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब चुनौतियां क्या है इस सेक्टर में, चुनौतियां क्या है और फिर भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं। देखिए, चुनौतियां, बाधाएं, चिंताएं, आशंकाएं, ये सब एक जैसे पहलू हैं। चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट्स, कंसर्न, ये सब पॉइंट को देखा जाए कि भाई चुनौती क्या है। तो अगर देखा जाए, अगर चैलेंजेस की बात किया जाए तो सबसे पहला चैलेंज कि अभी ये ब्लू इकोनॉमी का जो सेक्टर है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है, शुरुआती दौर में है। पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो ब्लू इकोनॉमी का जो अभी तक उपयोग हो पाया है वो लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका है और हर साल 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है। लेकिन हमारे हिस्से में अभी देखा जाए तो 20-25 बिलियन डॉलर भी नहीं हो पाया है। अर्थात हमारा जो हिस्सा है वो देखा जाए, जिसको हम मार्केटाइज कर पा रहे हैं, वो कम है। बाकी जीविकोपार्जन के लिए हमारे मछुआरे उपयोग कर रहे हैं, तटवर्ती क्षेत्र में और जनसंख्या उस पर निर्भर है, वो सबको छोड़ दीजिए। इसका मतलब इसके में बहुत सारा पोटेंशियल है। तो पहली बात तो यह अभी शुरुआती दौर में, यह शुरुआती दौर में है। दूसरा, इंफ्रा की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो ब्लू इकोनॉमी के एक्सप्लॉटेशन के लिए जो इंफ्रा चाहिए उसकी भी कमी है। अच्छा, तकनीकी की भी बाधाएं हैं, बहुत सारी तकनीकी हमारे पास नहीं है। आप कहेंगे कौन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? बंदरगाह की भी कमी है, बहुत सारे शिप की कमी है और उस तरीके की जो वहां पर चाहिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की भी कमी है। अच्छा, हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई एकल एजेंसी नहीं है, एक एजेंसी नहीं है, कोई एकल एजेंसी नहीं है जो सबको गाइड करे। मतलब नियामक चुनौतियां हैं, नियामक रेगुलेटरी चैलेंज है, नियामक चुनौती है, रेगुलेटरी चैलेंज भी है। अच्छा, शोध और नवाचार की भी कमी है, शोध की और नवाचार की भी कमी है। तो देखा जाए यहां पर शोध और नवाचार भी उस लेवल का नहीं है। तो ये सब अगर आप देखें तो बेसिक कमियां दिखती हैं। साथ में अब ऐसे कहा जाए तो सरकार ने बहुत बाद में इस सेक्टर के विकास पर काम किया, लेकिन अब तो ब्लू इकोनॉमी को लेकर सरकार ने बहुत फोकस कर लिया है। इसलिए हम लोग ऐसी बात तो अब करेंगे कि नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की कोशिश नहीं है। हाँ है, लेकिन कई सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून भी इसको प्रभावित कर रहे हैं। अब तो WTO का जो फिशरीज एग्रीमेंट है वो भी प्रभावित कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून, ये भी इसके लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये आप कंप्लीट समझ गए कि ब्लू इकोनॉमी में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व, योगदान क्या है, चुनौतियां। अब ये देखिए कि ब्लू इकोनॉमी, ध्यान से सुनेंगे,
अब ये आप देखिए कि ब्लू इकोनॉमी में भारत के लिए क्या संभावना है। अगर हम पांचवी बात करें कि ब्लू इकोनॉमी एंड इंडिया, नीली अर्थव्यवस्था और भारत, तो अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में तो हमारे पास इसकी अपार संभावना है, ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास है इसका। आप कहेंगे कैसे बड़ा पोटेंशियल है? सबसे पहली बात तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये तीन ओर से, क्योंकि भारत एक प्रायद्वीपीय पार्ट है, प्रायद्वीपीय भूभाग है, और प्रायद्वीपीय भूभाग तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ। जैसे ये देखिए, मैं प्रॉपर एक फिगर बना देता हूं, उससे अंदाजा आपको लगेगा। और तमाम सारे द्वीप भी हमारे पास है। तो ये हमारा हमारा जो ये भूभाग है, जो पेनिसुलर पार्ट है, ये तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। मतलब भारत का बहुत बड़ा भूभाग समुद्र के किनारे स्थित है। केवल तट ही नहीं, कई सारे द्वीप भी, बहुत सारे द्वीप भी हैं। अंडमान निकोबार का द्वीप है, लक्षद्वीप है, और कई सारे ऐसे भी द्वीप इधर फैले हुए हैं। मतलब हमारा बहुत बड़ा भूभाग समुद्र के किनारे है, तमाम द्वीपीय क्षेत्र हैं, तमाम तटवर्ती क्षेत्र हैं। और अगर इसकी लंबाई आप देखेंगे, पूरी कोस्टल लाइन की, पूरी कोस्टल लाइन अगर आप देखें तो कोस्टल लाइन पूरी आपको देखेगी इतना किलोमीटर, 7516.16 किलोमीटर की लंबी तट रेखा हमारे पास है। सबसे बड़ी बात कि हमारे पास इतनी बड़ी तट रेखा, इतनी लंबी तट रेखा है, इतने सारे हजारों से अधिक द्वीप हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमारे पास जो है इतना द्वीपों की संख्या, इतने द्वीप हैं हमारे पास, इतने सारे द्वीप हैं। और ये देखिए यहां समराइज करके 7516.16 किलोमीटर को ऐसे लिख दिया गया है, 60 करके, इतना किलोमीटर लंबी। तो सोचिए, ये तो हमारे पास इतनी लंबी तट रेखा है, तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, साथ में संयुक्त राष्ट्र ने हमें 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दे दिया है। 200 नॉटिकल माइल का मतलब 370 किलोमीटर का, अर्थात ये लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। लाख वर्ग, या ऐसे लिख देते हैं, वर्ग किलोमीटर। ये एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास समुद्र में है, जिसके रिसोर्स का हम यूज कर सकते हैं अपने अर्थव्यवस्था को एक्सपेंड करने में, अपने लोगों के लिए। तो एक तो जानते हैं ये हमारे पास इतना बड़ा एरिया, जबकि भारत का क्षेत्रफल आपको पता है, हमारा क्षेत्रफल इतना लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इतना तो आपके पास क्षेत्रफल है, प्लस इतना एरिया आपके पास और आ गया। ये कैसे आया? इस एरिया के माध्यम से आया। ये भी ब्लू इकोनॉमी के लिए संभावनाएं उत्पन्न करता है, अर्थात यह भी हमारे लिए एक संभावना लेकर के। इसके अलावा हमारे पास 13 बड़े बंदरगाह है, 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। इतने हमारे छोटे बंदरगाह हैं, इतने हमारे छोटे बंदरगाह हैं। 1.4 करोड़ हमारे पास मछुआरे और उनके परिवार हैं, मछुआरे और उनके परिवार हैं, जो अभ्यस्त हैं इस प्रकार के काम में। मछुआरे और उनके परिवार हैं, अभ्यस्त हैं। और साथ में पूरे हिंद महासागर में आप देखेंगे भारत की बहुत पहुंच है। आपको पता है दुनिया में 5 महासागर हैं, किसी महासागर का नाम किसी देश के नाम पर नहीं है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का ही नाम है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। आखिर ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा होगा, जरूर समुद्र में हमारा कोई ऐतिहासिक गौरव रहा होगा, समुद्र में हमारी तूती बोलती रही होगी, तभी तो यह नाम दिया गया। चोलों के समय में, चोल, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, चोलों के समय में हिंद महासागर को चोलों की झील कहा जाता था।
और आधुनिक समय में शिवाजी और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो हिंद महासागर पर हमारी पकड़ थी, तभी लोग कहते थे वहां मत जाना, वो भारत का महासागर है, इंडियन ओशिन है, बहुत पीटेगा, बहुत मारेगा। तो ये हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत व्यापक संभावना ये उत्पन्न करता है। और साथ में बड़े स्तर पर रोजगार, साथ में बड़े स्तर पर रोजगार। बहुत लोग सोच रहे होंगे इस पॉइंट को तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। बड़े स्तर पर रोजगार, भारत सरकार ने कहा कि 55 लाख नए रोजगार उत्पन्न करेंगे, 55 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट। देखिए, कृषि क्षेत्र वैसे भी ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। और ये ब्लू इकोनॉमी, मैरीन एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, कोस्टल एग्रीकल्चर, ये अपने आप में बहुत अधिक लेबर कंज्यूम करने वाले क्षेत्र हैं, जिसके नाते ये ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज नंबर में ये इंप्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना यहाँ पे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या लाभ होगा, तो बहुत सारे लाभ आपने लिखे हैं। ये देखिए, बहुत सारा आपने लाभ लिखा है। इसमें एक लाभ यह भी है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन, लेकिन मैंने उसको लास्ट में इसलिए बताया ताकि आप फोकस रहे इस बार के बजट में उस पर भी, क्योंकि भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है कि ये जॉबलेस ग्रोथ है वाली अर्थव्यवस्था है, जॉबलेस ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था है, रोजगार विहीन समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था है। और ये सवाल 2000 से बना हुआ है, अभी 2024 चल रहा है। इस बीच में भारत की अर्थव्यवस्था को यही कहा जा रहा है। पहले भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जाता था कि हिंदू ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट ठीक नहीं थी, तो कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट। ये 1950 से 1980 तक कहा जाता था, जब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ 3 to 3.5% था। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जाने लगा रूथलेस ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था, रूथलेस ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था। रूथलेस ग्रोथ का मतलब 5 to 6% की ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था। ये कब से कब तक कहा गया? 1980 से लेकर के 2000 तक ये नाम था। भारत की अर्थव्यवस्था का नाम था कि रूथलेस ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था, पहले हिंदू ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था। और अब नाम क्या है? 6 से 7% की जो औसत ग्रोथ चल रही है, इसको जॉबलेस ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था। जो ब्लू इकोनॉमी है और ब्लू इकोनॉमी 2.0 है, ये इस जो है चुनौती का भी समाधान करेगी। ये जॉब क्रिएट करेगी बड़े स्तर पर, मतलब जॉब क्रिएशन के स्तर पर भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसे देखा जाए तो ये हमारे इकोनॉमी के साइज को, जीडीपी को, इंडियन इकोनॉमी के साइज को भी ये बढ़ाने का काम करेगी। तो अब ये साइज को बढ़ाएगी तो एक तो हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था इनक्लूसिव होगी। और चूंकि ब्लू इकोनॉमी 2.0 है, इसलिए बहुत सारी नई तकनीकी को उत्पन्न करने की संभावना बनाएगी। इसका मतलब इनोवेटिव बनाएगी, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को एक्सपेंड करेगी। नंबर 2, इंक्लूसिव बनाएगी, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र सबको शामिल करेगी। तमाम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की संभावनाएं उत्पन्न करेगी, इसलिए इनोवेटिव भी बनाएगी। और साथ में भारत को विकसित देश बनाने में भी मदद करेगी। कैसे विकसित देश कैसे बन सकते हैं? जब एक एक पैसा, एक एक गतिविधि को विस्तार दिया जाए, नई नई गतिविधियों को शामिल किया जाए। अभी भारत के जीडीपी में केवल 4% इसका योगदान है, लेकिन आने वाले समय में ये शेयर बढ़ेगा। अब देखिए, भारत 2047 तक भारत विकसित बनना चाहता है। भारत क्या बनना चाहता है? विकसित देश बनना चाहता है। भारत 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है। और विकसित देश कब बनेगा? जब साइज होगा $30 ट्रिलियन हमारे इकोनॉमी का, हमारे जीडीपी का। इंडियन इकोनॉमी का साइज जब इतना होगा तब भारत विकसित देश बन जाएगा। अब ये साइज बढ़ाने के लिए, इसी साइज को बढ़ाने के लिए ही तो
2019 में जब बजट पेश किया गया था, तो पहली बार भारत के लिए न्यू इंडिया विजन, देखिए ये एक विजन पेश किया गया था, न्यू इंडिया विजन 2030, और इसमें 10 पिलर की बात की गई थी। इसमें 10 पिलर चुने गए थे कि 2030 तक भारत को एक नए भारत के रूप में बदलने के 10 पिलर होंगे। इसमें छठवां पिलर ब्लू इकोनॉमी को ही चुना गया था। अर्थात ब्लू इकोनॉमी को हम पहले से एक मॉडल बनाकर चल रहे थे, और आप सभी को ज्ञात होगा कि 2019 में ही पहली बार 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया। यद्यपि ये यहां पे नहीं हो पा रहा है, 2027 तक ये लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन इसी में 2024 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का गोल था, और 2030 में इसको $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य था। अब माना जा रहा है कि 2030 तक केवल ये हो पाएगा $7.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और ये लक्ष्य पूरा होने में 2035 लग जाएगा। और यहां पर 2024 में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो पाई है। 2027 में ये $5 ट्रिलियन की हो पाएगी इकोनॉमी। लेकिन इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन में ब्लू इकोनॉमी के रोल को तो स्वीकार किया गया। इसका मतलब है ब्लू इकोनॉमी हमारे अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा और बहुत सारे नए संसाधनों को, रिसोर्सेज को हमारी इकोनॉमी में जोड़ेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मेजर इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ती रहेगी और पूरी दुनिया में बहुत अधिक बढ़त प्राप्त करते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में जल्दी ही शामिल हो जाएगी, 4-5 वर्षों में देखा जाए। और आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत बनाने में भी यह बहुत बड़ी मदद करेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस सेशन में ब्लू इकोनॉमी 10 और 20 के बारे में चर्चा किया। एक समझ जो इसको लेकर के बेसिक रूप से हो सकती है, उस पर हम लोगों ने बात किया। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि भैया ब्लू इकोनॉमी 2010 में क्या अंतर है, आप बता ले जाएंगे। ब्लू इकोनॉमी क्या है ये पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि न्यू इंडिया विजन 2030 क्या है, जिसमें पहली बार 10 पिलर को चुना गया, तो उसमें ब्लू इकोनॉमी का पिलर कौन सा 6वें नंबर का पिलर है। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 में कौन सा गोल ब्लू इकोनॉमी को लेकर के है। अच्छा, साथ में यह पूछा जा सकता है कि ब्लू इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का। जनरली लोग सोचते हैं कि फिशरीज का, तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है, फिर दूसरे नंबर पर फिशरीज है, तीसरे नंबर की एक्टिविटीज सी टूरिज्म का है, मैरीन टूरिज्म का है। तो ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि इसी ब्लू इकोनॉमी ने चीन के ऊपर तमाचा लगाया है, मालदीव के ऊपर भी तमाचा लगाया है, क्योंकि मालदीव ने चीन के साथ 20 समझौते किए। 20 समझौता मालदीव ने चीन के साथ किया है, ताकि भारत को मालदीव से बाहर किया जा सके और हिंद महासागर में मालदीव के आसपास भारत की गतिविधियों को कम किया जा सके। इसका जवाब पहले प्रधानमंत्री ने अपने लक्षद्वीप की यात्रा से दिया, और लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से वहां पर देखा जाए तो सभी क्षेत्रों तक वो स्वयं गए, उसको हाईलाइट किया, वो सारे क्षेत्र चर्चा में आए, जागरूकता बढ़ी, वैश्विक स्तर पे खबर बनी। अब दूसरे स्तर पर निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 में इसके लिए एक बड़ी घोषणा कर दी गई, ब्लू इकोनॉमी 20 की बात कर दी गई। इसके लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मालदीव में जो मैरीन इकोनॉमी में खासकर टूरिज्म का जो सेक्टर है, कोरल रीफ्स और प्रवाल द्वीपों और इन सब को लेकर के उससे ज्यादा संभावनाएं चूंकि हमारे लक्षद्वीप में है, तो हमारे लिए और संभावनाएं बढ़कर के आ रही हैं। और इस नाते ये और जो है
हमारे लिए अनुकूलता उत्पन्न करता है, जिससे चीन की जो चाल थी उसको भी चुनौती मिली, मालदीव को भी चुनौती मिली, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप मिला, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की के लिए संभावनाएं उत्पन्न हुई। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, निबंध में भी पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, पीटी में भी बहुत सारे सवाल इस पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लू इकोनॉमी की चर्चा को हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब से और सोशल मीडिया के पैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए और लगातार अपने आप को जोड़े रखिए, क्योंकि भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम जो पिछले कई वर्षों से सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसने बहुत अधिक संख्या में सिलेक्शन दिया है, सैकड़ों हजारों सिलेक्शन दिया है, वो टीम सीधे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके साथ जुड़ रही है। बहुत सारे विषयों के चर्चा परिचर्चा में सीधे शामिल हो रही है। तो आप इससे लाभान्वित होइए और इस श्रृंखला को लगातार जो है आप इस श्रृंखला के क्रम में आप अपने आप को शामिल करते हुए लगातार अपने अध्ययन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।